If someone is suffering from the problem of acidity after overeating, we can suggest taking baking soda solution as remedy. जब कई बार ओवर ईटिंग करने के बाद, ज़्यादा खाना खाने के बाद एसिडिटी हो जाती है, मीन्स स्टमक के अंदर HCl प्रोड्यूस हो रहा है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, तो उस केस में हम बेकिंग सोडा सोल्यूशन लेते हैं। बेकिंग सोडा NaHCO3, जिसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, इसकी नेचर बेसिक होती है। तो जब हम, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर, स्टमक के अंदर HCl एक्सेस में प्रोड्यूस हुआ है, ये एसिड है। एसिड जो जब हम बेस खा लेते हैं विच इज़ बेकिंग सोडा, तो आपको पता है कि कोई भी एसिड बेस को न्यूट्रलाइज कर सकता है, या बेस जो है एसिड को न्यूट्रलाइज कर लेता है। तो इसमें क्या होता है कि बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच रिएक्ट विथ एक्सेस HCl इन द स्टमक एंड न्यूट्रलाइजेस इट, इसको न्यूट्रलाइज कर देता है। सो द पर्सन गेट्स रिलीफ फ्रॉम हाइपर एसिडिटी। नेक्स्ट इज, जैसे हमारे पास लाइमस्टोन होता है, आप देख सकते हो इस पिक्चर में, या मार्बल या चौक, ये स्टोन टाइप के होते हैं सारे, इनके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट होता है। दे ऑल आर मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। इवन भी की एग की शेल्स होती है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, एग शेल भी कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो आपको पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा, मीन्स कोई भी मेटल का कार्बोनेट जब HCl के साथ रिएक्ट करता है तो CO2 बनाता है प्लस वाटर पर कैल्शियम क्लोराइड, मीन्स मैंने कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl ले लिया, ये रिएक्ट करके क्या बनाएगा, कैल्शियम क्लोराइड प्लस CO2 प्लस वाटर। अब देखिए पिक्चर में आप एक लाइमस्टोन लिया है, हमने इसके ऊपर पोर कर दिया HCl, एसिड पोर कर दिया, उसके बाद ये जो बबल्स निकल रहे हैं, इसका मतलब ये CO2 फॉर्म हुई है, CO2 फॉर्म हुई है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का बहुत एग्जाम्पल है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो CO2 होती है लाइम वाटर को मिल्की बना देती है। दूसरा इसका नेचर होता है ये बर्निंग को सपोर्ट नहीं करती है। इट मीन्स ये क्या करती है, CO2 गैस कैन एक्सटिंग्विश अ बर्निंग सब्सटेंस। कोई भी बर्निंग चीज होगी, कहीं पे आग लग जाती है तो फायर एक्सटिंग्विशर यूज करे जाते हैं। तो CO2 के फायर एक्सटिंग्विशर बहुत कॉमन है। तो CO2 के फायर एक्सटिंग्विशर बने होंगे, उस एक्सटिंग्विशर के अंदर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के सिलेंडर होते हैं प्लस सल्फ्यूरिक एसिड के सिलेंडर होते हैं, वो आपस में रिएक्ट करके CO2 फॉर्म करते हैं और बर्निंग सब्सटेंस के अराउंड एक ब्लैंकेट बना के CO2 O2 की सप्लाई को कट ऑफ कर देती है और बर्निंग जो होती है या आग जो होती है एक्सटिंग्विश हो जाती है। लेट्स डू द नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ एसिड्स which is with acids react with bases। बेसिस को हम एल्कली भी बोलते हैं। बेसिस सारे के सारे बेसिस एल्कली नहीं होते, ओनली दोज बेसिस आर एल्कली विच डिजॉल्व इन वाटर। जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं उन्हीं बेसिस को हम एल्कली बोलते हैं। तो जब भी कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है। एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, एंड इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें क्या होता है, जब भी एसिड को ट्रीट करा जाता है बेस के साथ, तो बेस होता है वो न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड को, न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड को और इसकी एसिडिटी को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इट मीन्स सिंस एसिड और बेसिस न्यूट्रलाइज कर देते हैं ईच अदर इफेक्ट को, सो द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन वर्ड जो है न्यूट्रलाइज से पड़ा है, क्योंकि बेस एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा, एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट और वाटर बनाता है। लेट्स डू सम एग्जांपल्स। जैसे हमने HCl लिया, डाइल्यूट HCl लिया जो कि एक एसिड है, इसको रिएक्ट करवाया सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है।
जब भी मेटल का कोई ऑक्साइड होता है या मेटल का हाइड्रोक्साइड होता है, दे बिहेव एज बेस। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, HCl एक एसिड है। इन्होंने रिएक्ट किया, सबसे पहले वाटर रिमूव हो गया, प्लस इसका सोडियम ने इसके क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बना दिया। तो अब इस इट इज एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें जो सोडियम हाइड्रोक्स बेस HCl एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बनाता है, विच इज नीदर एसिडिक नॉर बेसिक। ये ना बेसिक है ना एसिडिक है, इट इज अ न्यूट्रल सॉल्ट। अब इसी रिएक्शन को हम लेबोरेटरी में परफॉर्म करना सीखते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को इन द लेबोरेटरी में हमें कोई ना कोई इंडिकेटर चाहिए। तो इंडिकेटर के लिए फिनोल्थलीन सोल्यूशन लिया हमने। फिनोल्थलीन जो सोल्यूशन एक इंडिकेटर है, जो कि जब बेसिक सोल्यूशन होता है उसमें फिनोल्थलीन पिंक हो जाता है, उसका कलर चेंजेस टू पिंक इन बेसिक सोल्यूशन, एंड न्यूट्रल एंड एसिडिक सोल्यूशन में ये कलरलेस रहता है। सो लेट्स कैरी आउट द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नाउ। एक हमने टेस्ट ट्यूब ली, कोनिकल फ्लास्क ले ली कोई भी, या टेस्ट ट्यूब ले ली, उसके अंदर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, उसमें हमने ड्रॉप बाय 2-3 ड्रॉप्स हमने फिनोल्थलीन के डाल दिए, इंडिकेटर है। क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है तो फिनोल्थलीन का कलर पिंक में चेंज हो जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा सोल्यूशन बेसिक है। आपको पता है फिनोल्थलीन बेसिक सोल्यूशन में पिंक कलर में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट हमने इसमें HCl डाल दिया। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में हमने HCl जो कि एक एसिड है, ड्रॉप वाइज ड्रॉप डाल दिया विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर टेस्ट। अब HCl ऐड करने के बाद जो पिंक कलर का सॉल्यूशन था, जो सॉल्यूशन का कलर पिंक था, क्योंकि इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड था जो बेसिक है, वो डिसअपीयर हो जाएगा। अब सॉल्यूशन पिंक से कलरलेस हो गया। पिंक से कलरलेस क्यों हो गया? क्योंकि जो एसिड डाला उसने सोडियम हाइड्रोक्साइड के बेसिसिटी को न्यूट्रलाइज कर दिया। अब इसमें मीन्स जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, इट इज न्यूट्रलाइज बाय HCl which is added from the dropper, means pink से colorless हो गया because no more sodium hydroxide base left unreacted in the test tube। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड कुछ अगर रिएक्टेड रहता, अनरिएक्टेड रहता बीच में, तो वो फिर पिंक कलर में ही रहता, तो उसका कलरलेस चेंज नहीं होता। तो सिंस ये जो रिएक्शन मिक्सचर है वो न्यूट्रल रिएक्शन बन चुका है, सॉरी मिक्सचर बन चुका है, HCl ने NaOH को न्यूट्रलाइज कर दिया है, तो इसीलिए आपको पता है कि न्यूट्रल सोल्यूशन में फिनोल्थलीन का कलर कलरलेस हो जाता है। नेक्स्ट, अगर हम इसमें अब मिक्सचर है जो कलरलेस मिक्सचर है, जो कि न्यूट्रल मिक्सचर है, अगर इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन और डाल देते हैं हम, तो अब ये मिक्सचर बेसिक हो जाएगा। तो बेसिक में फिनोल्थलीन का कलर पिंक हो जाएगा, तो फिनोल्थलीन इंडिकेटर अपना कलर चेंज कर देगा पिंक अगर इसमें हम NaOH सोल्यूशन और डाल देंगे। अगर इसमें हम HCl सोल्यूशन और डाल देंगे तो HCl से वो एसिडिक मिक्सचर बन जाएगा, तो उसमें वो दोबारा से कलरलेस हो जाएगा। दिस इज अबाउट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है वो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। Now next reaction of acids is with metal oxides to form salt and water। ये students भी एक kind of neutralization reaction है, क्योंकि as I told you earlier also कि metal के जितने भी ऑक्साइड होते हैं या metal के हाइड्रोक्साइड होते हैं, they both are basic in nature। तो इन अ वे जब भी एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर बनाता है, क्योंकि अब मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो मेटल ऑक्साइड एक बेस होता है। जब किसी भी मेटल का ऑक्साइड होगा दैट विल बी बेसिक इन नेचर। व्हेन अ बेस रिएक्ट विद एसिड इट ऑलवेज फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर विच इज ऑल्सो कॉल्ड ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो हमने इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं। कॉपर ऑक्साइड लिया, कॉपर की वैलेंसी 2 होती है, ऑक्साइड की भी 2 होती है। तो कॉपर ऑक्साइड लिया, ये ब्लैक इन कलर होता है। स्टूडेंट इसमें एग्जामिनेशन में बहुत बार आता है कि एक सब्सटेंस का नाम लिखिए विच इज ब्लैक इन कलर।
तो यू शुड बी नोइंग इट बाय हार्ट कि कॉपर ऑक्साइड जो होता है दैट इज ब्लैक इन कलर। अब ये कॉपर एक मेटल है, इसका ऑक्साइड है, तो ये बेस भी होगा, तो ये बेस भी है। ये रिएक्ट करता है Cl के साथ विच इज अ एसिड। तो एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, वाटर तो रिमूव होगा ही, प्लस इसका कॉपर विल रिएक्ट विद द क्लोरीन, कॉपर क्लोराइड बनाई देगा विच इज ब्लू ग्रीन सोल्यूशन। तो इस रिएक्शन में कलर चेंजेस कैसे आते हैं, अर्लियर पहले जो रिएक्शन था, ये मिक्सचर था, उसका कलर ब्लैक था। जब उसके अंदर HCl डाल दिया, ये काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, तो जब इन्होंने HCl ने कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो कॉपर क्लोराइड बन गया। कॉपर क्लोराइड बनने की वजह से जो सोल्यूशन का कलर था, ये मिक्सचर का कलर है, दैट टर्न्स टू ब्लू ग्रीन। तो यहाँ पे इस रिएक्शन में ब्लैक कलर ऑफ द सोल्यूशन चेंजेस टू ब्लू ग्रीन। तो ये जो रिएक्शन है दिस इज अ काइंड ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि मेटल का ऑक्साइड जो होता है वो हमेशा बेसिक इन नेचर होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज जस्ट लाइक मेटल ऑक्साइड, मेटल के हाइड्रोक्साइड भी बेसिक इन नेचर होते हैं। तो जब भी एसिड किसी मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा, और जब भी एसिड किसी मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो भी सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करेगा। एक्चुअली एसिड और मेटल हाइड्रोक्साइड के का रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। इसीलिए हम कई बार जब हमें इंडाइजेशन होती है विच इज कॉज्ड बाय एक्सेसिव रिलीज ऑफ HCl इन आवर स्टमक में हमारे HCl रिलीज होता है, अगर वो एक्सेस में रिलीज हो जाता है ओवर ईटिंग की वजह से तो इंडाइजेशन हो जाती है, एसिडिटी होती है। तो हम एंटासिड करते हैं, एंटासिड खाते हैं। तो एंटासिड के बीच में क्या होता है, एंटासिड बना होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। ये क्वेश्चन की फॉर्म में बहुत बार फ्रेम किया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक एंटासिड है। एंटासिड का मतलब होता है एक ऐसा सब्सटेंस या सॉल्यूशन जो एसिडिटी को या एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो इसमें क्या करते हैं, जो स्टमक के अंदर बहुत ज़्यादा HCl फॉर्म होता है जिससे इनडाइजेशन होती है, तो उस केस में क्योंकि स्टमक के अंदर एसिड बन गया तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें किसी बेस की ज़रूरत है। तो उस केस में हम जो खाते हैं मिल्क और मैग्नीशिया, मिल्क और मैग्नीशिया का नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक एंटासिड की फॉर्म में खाते हैं। तो हम क्योंकि जो बेस है ये HCl को न्यूट्रलाइज करके स्टमक में जो एसिडिटी होती है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है एंड वी गेट रिलीफ फ्रॉम हाइपर एसिडिटी। Let's do the next property of acids. Acids have corrosive nature. Corrosive nature का मतलब होता है अगर कोई भी मिनरल एसिड, we are not talking about organic acid which are weak acids, जो मिनरल एसिड्स होते हैं अगर स्किन के ऊपर गिर जाते हैं, पेपर पे गिर जाते हैं, वुड पे गिर जाते हैं, इवन कि किसी स्टोन पे या मेटल पे गिर जाते हैं तो उसको अटैक करके उसको बर्न कर देते हैं और ईट अप कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोस्टली जो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जब भी किसी स्किन, क्लोथ, वुड के ऊपर करती है तो उसके ऊपर बर्न हो जाता है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। उसमें बर्न करते हैं, उसके अंदर होल हो जाते हैं, इवन वुड के ऊपर गिरता है, वुड के ऊपर ब्लैक स्पॉट आ जाते हैं एंड प्रोड्यूस ए ब्लैक स्पॉट ऑन इट्स सरफेस। मीन्स ऑल थ्री कॉमन जो मिनरल है हमारे पास, जैसे HCl है, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, दे ऑल आर वेरी corrosive in their concentrated form, not dilute form, concentrated form में। So we should be very careful while using these acids in our laboratories. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एसिड्स हैव नेवर स्टोर्ड इन मेटल कंटेनर। ये क्वेश्चन आ सकता है कि एसिड्स को मेटल कंटेनर में क्यों नहीं स्टोर कर सकते, बिकॉज ये क्रोजिव इन नेचर होते हैं तो वो ग्रेजुअली क्रोड कर देंगे, उसको ईट अप कर देंगे मेटल कंटेनर, और मेटल कंटेनर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, उसके अंदर होल पड़ जाएंगे। इसीलिए एसिड को स्टोर करा जाता है या ग्लास में, सेरामिक्स की मटेरियल में से जो चीज़ें बनी होती हैं उन कंटेनर में स्टोर करा जाता है, बिकॉज ग्लास और सेरामिक को एसिड से कोई फर्क नहीं पड़ता, दे आर नॉट अटैक्ड बाय एसिड्स।
अब इन एडिशन टू द कंसनट्रेटेड एसिड्स, अब कंसनट्रेटेड जो मिनरल एसिड के अलावा जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं जिनको हम एल्कली बोलते हैं, जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एल्कली है, स्ट्रॉन्ग बेस है. दे आर ऑल्सो corrosive in nature. They can also destroy our skin if they accidentally falls on our skin. तो इसीलिए हमारे जो जिसमें ये पैक्ड होता है, जिस भी कंटेनर में जो एसिड या बेसिस होते हैं, तो उसके ऊपर ये वार्निंग साइन लिखा होता है कि ये हैजर्ड्स है. एक हैजर्ड वार्निंग साइन लिखा होता है ऑन द cans of concentrated sulfuric acid or on the bottle of sodium hydroxide. ठीक है, टू वार्न द पीपल कि इसको केयरफुली यूज करा जाए. नेक्स्ट इज दिस इज NCERT क्वेश्चंस एंड मैं इसको भी करा देती हूँ. अ मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विद dilute HCl. कोई कंपाउंड ए है वो रिएक्ट करता है HCl एसिड के साथ टू प्रोड्यूस एफरवेसेंस, और एफरवेसेंस कोई गैस प्रोड्यूस करेगी. कौन सी गैस एफरवेसेंस प्रोड्यूस करती है? CO2. गैस इवोल्ड एक्सटिंग्विशर बर्निंग कैंडल. तो ये बर्निंग कैंडल को कौन बुझा देती है? आग को कौन बुझाती है? CO2 बाय फॉर्मिंग ए ब्लैंकेट अराउंड द फ्यूल. राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन फ्रॉम द रिएक्शन इज वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड. अब इन्होंने हिंट दे दिया कि ए कंपाउंड जो फॉर्म हुआ है वो कैल्शियम क्लोराइड है. तो कंपाउंड ए क्या है? सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड कब फॉर्म होती है प्रोडक्ट में? जब रिएक्टेंट में कोई कार्बोनेट कंपाउंड हो या हाइड्रोजन कार्बोनेट कंपाउंड हो. तो हेयर कोई भी मेटल कंपाउंड ले सकते हैं, मेटल हाइड्रोजन कंपाउंड ले सकते हैं. तो इसमें तुम्हारी CO2 की फॉर्मेशन होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मेटल कौन सी होगी? आपको प्रोडक्ट में क्लू दे दिया कैल्शियम क्लोराइड, मीन्स ये मेटल होगी कैल्शियम. कैल्शियम का कार्बोनेट ले लेते हैं हम. तो जो कंपाउंड ए है उसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट. HCl के साथ रिएक्ट करे कैल्शियम क्लोराइड प्लस CO2 प्लस वाटर बनाता है, जो हम पहले भी एसिड में कर चुके हैं. तो कंपाउंड ए इज कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी आप ले सकते हैं, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट इज मोर एक्यूरेट. तो आई थिंक ये रिएक्शन के फॉर्म में भी लिखा हुआ है. कैल्शियम कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम क्लोराइड कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनाता है. इससे हमने क्लू मिल गई है कि कौन सी मेटल यहाँ पे यूज हुई. आई होप आपको समझ आ गया हो. लेट्स डू द सिंपल प्रॉब्लम 2 विच इज ऑल्सो अ क्वेश्चन फ्रॉम योर NCERT बुक. अ सोल्यूशन रिएक्ट्स विद क्रश्ड एग शेल. जितने भी एग शेल होता है, लाइमस्टोन होता है, मार्बल होता है, वो सारे कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं. अब उन्होंने कहा टू गिव ए गैस दैट लाइम वाटर को मिल्की चेंज कर देती है. आपको पता है कि लाइम वाटर को मिल्की CO2 चेंज करती है. CO2 लाइम वाटर को मिल्की चेंज करती है. तो मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट के साथ कौन रिएक्ट करेगा? HCl. अभी किया हमने, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ HCl रिएक्ट करेगा ताकि ये गैस बने. यही लाइम वाटर को मिल्की बना देती है. तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट है. टेस्ट क्वेश्चन के फॉर्म में आता है कि CO2 के लिए कोई कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट लिखिए. तो दिस इज द राइट टेस्ट फॉर CO2. नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन. जो एसिड्स होते हैं उनमें कॉमन चीज़ होती है उनके हाइड्रोजन आयन. जब हम किसी भी एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वाटर उनको आयनाइज कर देता है, डिसोसिएट कर देता है हाइड्रोजन आयन में, और हाइड्रोजन आयन सेपरेट आउट हो जाते हैं एज हाइड्रोजन H पॉजिटिव. तो कोई भी एसिड है वो सब्सटेंस होता है विच डिसोसिएट और आयनाइज only on dissolving in water to produce hydrogen ion. तो एसिड जो होता है वो एसिडिक प्रॉपर्टी तभी शो करेगा जब उसमें हाइड्रोजन आयन होंगे. हाइड्रोजन आयन कब बनते हैं? जब हम किसी भी एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं. वाटर ही किसी भी एसिड को डिसोसिएट कर देता है, आयनाइज कर देता है इनटू हाइड्रोजन आयन. इसी हाइड्रोजन आयन की वजह से किसी भी एसिड की एसिडिक प्रॉपर्टी होती है. जैसे कोई भी एसिड है
उसको वाटर में डाला, AQ का लिखा हुआ मीन्स उसको वाटर में डिजोल्व किया, तो उसने हाइड्रोजन आयन प्लस उसके क्लोराइड आयन में वो सेपरेट आउट हो गया। तो ये जो हाइड्रोजन आयन है हम इक्वेशन में लिखते टाइम उसको हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव की फॉर्म में कम लिखते हैं, लेकिन उसको हम हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में ज़्यादा लिखा जाता है, क्योंकि जैसे ही HCl में जो हाइड्रोजन आयन है किसी भी एसिड के, वो वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बनते हैं। तो हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोजन आयन इज वन एंड द सेम थिंग, सो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन दीज टू। तो इट मीन्स नटशेल में अगर कहा जाए कि कॉमन थिंग ऑल द एसिड हैव कि दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन व्हेन डिजोल्व इन वाटर। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि ओनली वाटर में डिजोल्व करेंगे किसी एसिड को तभी हाइड्रोजन आयन फॉर्म करेगा ये। जैसे HCl है उसमें हाइड्रोजन आयन क्लोराइड आयन हो गया, सल्फ्यूरिक में हाइड्रोजन पर सल्फेट आयन हो गया, नाइट्रिक एसिड में हाइड्रोजन प्लस नाइट्रेट आयन हो गया। आगे एसिटिक एसिड या इथानोइक एसिड, ये एसिटेट आयन है प्लस हाइड्रोजन आयन है, इसको एसिटेट आयन बोलते हैं, एसिटेट आयन, दिस इज एसिटेट आयन प्लस हाइड्रोजन आयन। सो स्टूडेंट आप देख सकते हो सभी के सभी एसिड हैं, उनमें कॉमन चीज क्या दिख रही है, हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोजन आयन इज द कॉमन थिंग इन ऑल द एसिड्स। नेक्स्ट टू एक और क्वेश्चन की फॉर्म में आता है, पेपर में बहुत बार आता है ये, कि जैसे ग्लूकोज है या अल्कोहल है, ये एसिडिक कैरेक्टर क्यों नहीं शो करते, दो दे डू हैव हाइड्रोजन आयंस। हाइड्रोजन आयंस नहीं, हाइड्रोजन होती है उसको, अगर हम ग्लूकोज लिखें C6H12O6, अल्कोहल भी लिख सकते हैं C2H5OH, तो दोनों में हाइड्रोजन है, लेकिन ये एसिडिक कैरेक्टर क्यों नहीं शो करते। कोई भी सब्सटेंस एसिडिक कैरेक्टर तभी शो करता है जब वो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद हाइड्रोजन आयन बनाता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर ग्लूकोज अल्कोहल का सोल्यूशन एसिडिक कैरेक्टर नहीं शो कर रहा है, बिकॉज देयर हाइड्रोजन डज नॉट सेपरेट आउट एज हाइड्रोजन आयन ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर। तो सिंपल आंसर है, दो इनके अंदर हाइड्रोजन है, लेकिन जैसे पानी में इनको डिसॉल्व करते हैं तो उनके हाइड्रोजन आयन सेपरेट आउट नहीं हो पाते, इसी वजह से इनकी एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं शो करते। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज टू शो दैट ऑल द कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर नॉट एसिड, कि कोई भी कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन होता है वो एसिड नहीं होता। जैसे हमने पहले किया कि ग्लूकोज अल्कोहल, उसके अंदर हाइड्रोजन होता है लेकिन उसमें एसिडिक प्रॉपर्टीज नहीं होती। तो ये एक्सपेरिमेंट हमने परफॉर्म करना है, उसके बेस के ऊपर पता लगाना है कि सारे के सारे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन होता है दे आर नॉट एसिड्स एक्चुअली। तो इसमें हमने क्या करना है कि सोल्यूशन लेना है, HCl का ले सकते हो, सल्फ्यूरिक एसिड का दे सकते हो, ग्लूकोज एंड अल्कोहल, इन सारे कंपाउंड्स के अंदर हाइड्रोजन होता है, दे आर ऑल आर हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। तो हम क्या करते हैं कि एक कॉर्क लेनी है, दिस इज द कॉर्क के ऊपर फिक्स कर दीजिए एक आयरन नेल्स, 2 आयरन नेल फिक्स कर दीजिए, देन इसको कनेक्ट कर दीजिए थ्रू स्विच टू अ बैटरी विच इज 6 वोल्ट बैटरी, एंड उसके साथ में कनेक्ट कर दीजिए बल्ब, एंड मीन्स दोनों जो आयरन नेल्स है दे आर कनेक्टेड टू द 2 टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, ठीक है, थ्रू उसमें स्विच भी लगा है और बल्ब भी लगा है। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि कॉर्क है जिसके साथ अटैच्ड है ये, इसको बीकर में डाल देना है, एंड बीकर के अंदर हमने HCl एसिड ले लिया, HCl का सोल्यूशन ले लिया, अब HCl का सोल्यूशन लेने के बाद हम स्विच को ऑन करते हैं, करंट फ्लो करना स्टार्ट होगा। तो आप कुछ विद इन अ सेकेंड आप देखोगे कि बल्ब इस केस में ग्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आता है इसमें बल्ब क्यों ग्लो करा, क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है। करंट कहाँ से आया, आयन से आता है करंट। आयन किसने बनाए, हाइड्रोजन के, HCl ने डिसोसिएट होके हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन आए।
ये जो आयंस है दे कैरी इलेक्ट्रिक करंट, और ये इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वही हेल्प करता है बल्ब को ग्लो करने में। नेक्स्ट हमने केस लेना है कि इसमें पूरा सेटअप सेम है, लेकिन इसमें ग्लूकोज सोल्यूशन लेना है। ग्लूकोज के अंदर भी हाइड्रोजन होता है, C6H12O6, इसमें भी हाइड्रोजन होता है। सेम सेटअप है, कॉर्क लिया, आयरन नेल ली, देन दीज टू आयरन नेल्स आर कनेक्टेड टू टू टर्मिनल ऑफ द बैटरी। हमने स्विच लगा दिया, हमने बल्ब लगा दिया। तो हमने जैसे स्विच ऑन किया, बल्ब ग्लो नहीं करा। बल्ब ग्लो क्यों नहीं करा? क्योंकि करंट नहीं मिला। करंट क्यों नहीं मिला? मीन्स आयंस नहीं होंगे कोई। आयंस क्यों नहीं है? क्योंकि ग्लूकोज होता, दो इसके अंदर हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन ये वाटर की प्रेजेंस में डिसोसिएट नहीं होते, इससे कोई हाइड्रोजन आयन नहीं बनता है। तो जब तक कोई आयन नहीं बनेगा तो आयन ही करंट को कैरी करते हैं, जो करंट नहीं होगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो इसका कंक्लूजन क्या होता है कि ग्लूकोज डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए बल्ब जो होता है वो ग्लो नहीं करता है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि कोई भी एसिड का जो एसिड होता है उसका एक्वा सोल्यूशन मीन्स उसको वाटर में डिसॉल्व किया गया, वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल आपने इसका रीजन याद करना है, क्योंकि उसके अंदर चार्ज्ड पार्टिकल है जिसको बोलते हैं आयंस। अगर किसी भी एसिड का या बेस का एक्वा सोल्यूशन अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके अंदर प्रेजेंट होने वाले आयंस। जैसे HCl में आयंस होते हैं हाइड्रोजन आयन, क्लोराइड आयन। आप सल्फ्यूरिक एसिड में ले सकते हैं हाइड्रोजन आयन प्लस सल्फेट आयन। तो इन एसिड्स के अंदर आयंस हैं, आयंस की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ये करते हैं। अगर आयंस नहीं होंगे, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ आयन, जैसे ग्लूकोज सोल्यूशन है, अल्कोहल सोल्यूशन है, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सो द बल्ब डज नॉट ग्लो। ग्लूकोज के केस में बल्ब जो होता है वो ग्लो नहीं करता है, क्योंकि उसके अंदर आयंस नहीं है। आयंस क्यों नहीं बने? क्योंकि वाटर उनको ग्लूकोज को डिसोसिएट करके हाइड्रोजन आयन नहीं बना पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, दिस इज द डिस्टिल्ड वाटर, वाटर को इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों नहीं करता, और रेन वाटर क्यों करता है, या टैप वाटर क्यों करता है। टैप वाटर लेंगे, रेन वाटर, ये दोनों ही कैरी करते हैं या कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, वेयर एज डिस्टिल्ड वाटर जो है वो कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी को। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा उसके अंदर आयंस होने, आयंस होना जरूरी होता है, तभी कोई इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। दो डिस्टिल्ड वाटर मीन्स साफ सुथरा पानी, प्योर वाटर है, उसके अंदर कोई मिनरल्स नहीं है, कोई सॉल्ट नहीं है, कोई आयंस नहीं है। जब डिस्टिल्ड वाटर में कोई आयंस नहीं है, ये चार्ज्ड आयंस नहीं है, मीन्स वो ना एसिड है, ना बेस है, ना सॉल्ट है, कोई भी किसी तरह के आयनिक कंपाउंड या आयंस नहीं है, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। वेयर एज जो रेन वाटर होता है, रेन वाटर के अंदर आपको पता है जैसे बारिश पड़ती है तो बारिश का पानी जो होता है, जैसे बारिश का पानी होता है तो एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारी गैसेस हैं, CO2 के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाता है। अब कार्बोनिक एसिड जो होता है उसके अंदर हाइड्रोजन आयन होता है, मीन्स जो वाटर होता है वो कार्बोनिक एसिड में जो प्रेजेंट हाइड्रोजन है उसका हाइड्रोजन आयन में डिसोसिएट कर देता है। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन in rain water or tap water, these two types of water conduct electricity। तो नटशेल में कहा जाए, कंडक्टिविटी के लिए हमें आयंस की जरूरत होती है। तो अगर जो भी चीज जैसे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एसिड विच प्रोवाइड आयंस टू द रेन वाटर, सो द रेन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो टैप वाटर भी कंडक्ट करेगा, रेन वाटर भी कंडक्ट करेगा, वेयर एज द डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज द एब्सेंस ऑफ any ions in it. Acid do not show acidic behavior in the absence of water। कोई भी एसिड एसिडिक बिहेवियर तभी शो करेगा जब वाटर होगा, जब वाटर में डिसॉल्व होगा वो, क्योंकि वाटर ही उसको आयनाइज करता है, डिसोसिएट करता है इनटू हाइड्रोजन आयन में। तो कोई भी एसिड की अगर एसिडिक बिहेवियर है इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन इन इट, ठीक है। और हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कब होते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर।
ठीक है, तो इन द एब्सेंस ऑफ वाटर सब्सटेंस विल नॉट फॉर्म हाइड्रोजन आयन एंड हेंस विल नॉट शो इट्स एसिडिक बिहेवियर। तो इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। इसमें हमने कि ड्राई HCl गैस जो है, ड्राई HCl गैस वो एसिडिक बिहेवियर क्यों नहीं शो करती, but it show acidic behavior only in the presence of water. So let's perform the experiment. सबसे पहले हमने क्या करना है कि एक टेस्ट ट्यूब, बॉइलिंग ट्यूब लीजिए। बॉइलिंग ट्यूब में सोडियम क्लोराइड डालिए, NaCl डालिए, प्लस सल्फ्यूरिक एसिड डालिए। जब सल्फ्यूरिक एसिड सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो HCl गैस बनती है। मीन्स जब सोडियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा देन दैट फॉर्म्स HCl गैस फॉर्म होगी। तो इसमें गैस फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट, हमने बॉइलिंग ट्यूब के माउथ पे एक कॉर्क लगा दी, रबर कॉर्क, प्लस एक डिलीवरी ट्यूब लगा दी, दिस इज बेंड। अब क्या होता है, जैसे ही ये दोनों कंपाउंड रिएक्ट करते हैं HCl गैस फॉर्म होती है, इस डिलीवरी ट्यूब से बाहर आती है। तो हमने क्या करना है, इस डिलीवरी ट्यूब के पास जहाँ पे HCl गैस प्रेजेंट है वहाँ पे ड्राई लिटमस पेपर होल्ड करना है पास में, क्योंकि लिटमस पेपर ड्राई है, वेट नहीं है, उसमें वाटर नहीं है, HCl गैस भी ड्राई है। तो यहाँ पे इस ब्लू लिटमस पेपर में कोई कलर में चेंज नहीं आएगा। इट मीन्स अगर कलर में चेंज नहीं है तो मीन्स HCl गैस जो है वो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि हाइड्रोजन आयन नहीं फॉर्म हुआ है। क्यों नहीं फॉर्म हुआ है? क्योंकि वाटर नहीं है। तो लेट्स डू द नेक्स्ट वन कि अब हम क्या करते हैं, इसी गैस के पास में हम मॉइस्ट लिटमस पेपर लाते हैं, मतलब गीला पेपर लेकर आते हैं। तो गीला पेपर लाने के बाद, लिटमस पेपर लाने के बाद, क्योंकि जो HCl गैस है इसके मॉइस्चर की प्रेजेंस में अपना हाइड्रोजन आयन बना देती है। हाइड्रोजन आयन बनने से क्या हो जाता है, वो एसिडिक कैरेक्टर शो करेगी। इसीलिए जो ब्लू लिटमस है दैट चेंजेस इनटू रेड, शोइंग दैट HCl जो है वो एसिडिक कैरेक्टर शो कर रही है। मीन्स कि कोई भी एसिडिक कंपाउंड है या कोई भी कंपाउंड है, अगर उसको एसिडिक कैरेक्टर शो करना है तो उसके लिए हाइड्रोजन आयन होना जरूरी है। हाइड्रोजन आयन तब भी प्रोड्यूस होता है जब वाटर की प्रेजेंस होती है। तो इसमें नटशेल में क्वेश्चन बहुत आते हैं कि ड्राई HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर बिकॉज इट हैज नो हाइड्रोजन आयन। लेकिन जब हमने इसको HCl वाटर में डिजोल्व हुआ, वाटर में डिजोल्व हो तो हाइड्रोजन आयन फॉर्म हो गए। तो ये वाटर कहाँ से आया था, जब हमने पेपर को, ब्लू लिटमस पेपर को मॉइस्ट ले लिया था, मीन्स उसके अंदर पानी था, वो गीला था। तो इस मॉइस्चर जो कि ब्लू लिटमस पेपर में प्रेजेंट था उसकी प्रेजेंस में HCl गैस जो थी वो डिसोसिएट होगी टू फॉर्म हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोजन की आयन की वजह से जो ब्लू लिटमस पेपर था दैट चेंजेस इनटू रेड लिटमस पेपर, शोइंग दैट कि HCl ओनली एसिडिक कैरेक्टर शो करता है इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। नेक्स्ट इसी में आता है कि HCl गैस टर्न वेट ब्लू लिटमस रेड बिकॉज इट डिसॉल्व इन वाटर। कहाँ पे प्रेजेंट है, इन द वेट लिटमस पेपर टू फॉर्म हाइड्रोजन आयन विच कैन टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। स्टूडेंट्स, ये जो हम जितने भी एसिड्स के कैरेक्टर कर रहे हैं, जितने भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, मेक श्योर आप इसको अच्छी तरह से लर्न करो। एक क्वेश्चन जरूर आएगा इसके ऊपर, इसको वर्डिंग अच्छी तरह से आपने लर्न करना, जो मैंने अंडरलाइन किया इसको लर्न कर लो आप, और उसके साथ में इक्वेशन लर्न कर लो। वेल एंड गुड, बहुत अच्छा मार्क्स मिलेंगे आपको। तो HCl जैसे ही इसको वाटर मिला, वाटर ने HCl को डिसोसिएट कर दिया, हाइड्रोनियम आयन है ये हाइड्रोजन आयन में। तो इसी हाइड्रोजन आयन की वजह से जो HCl गैस ने अपनी एसिडिक कैरेक्टर। एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से एसिड होते हैं, डेफिनेशन करना बहुत जरूरी है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स, the acid which is completely ionized in water and thus produce large amount of hydrogen ion is called strong acid.
तो स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो कि वाटर की प्रेजेंस में कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं और बहुत सारे हाइड्रोजन आयन बनाते हैं। मीन्स पूरी तरह से एसिड ब्रेक डाउन हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा या आयनाइज हो जाएगा और पूरे लॉट्स ऑफ हाइड्रोजन आयन इज फॉर्म्ड। तो जो भी एसिड जो कंप्लीटली आयनाइज होगा, फुली आयनाइज होगा, उसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे। तो जैसे हमारे पास पता है सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl जो स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो किसी और सब्सटेंस के साथ बहुत वाइग्रेसली, बहुत रैपिडली, बहुत जल्दी जल्दी इजीली रिएक्शन कर लेते हैं। एंड दे हैव वेरी हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, बहुत अच्छे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्यों है? बिकॉज ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन देयर सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, मेन ये कंडक्टिविटी क्यों होती है, इलेक्ट्रोलाइट क्यों अच्छे होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड? सिंपल आंसर है, बिकॉज दे completely ionize in the presence of water and they produce lots of hydrogen atom ion, sorry, and because of the high concentration of hydrogen ion in their solution, they are very strong electrolyte and they have very high electrical conductivity. Next, do the weak acid. Weak acid क्या होते हैं? पार्शली वर्ड यूज करना है, स्ट्रॉन्ग में आपने कंप्लीटली यूज करना है। इसमें पार्शली आयनाइज होते हैं वाटर में, मीन्स एसिड कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होता, डिसोसिएट नहीं होता है, उसमें कुछ हाइड्रोजन आयन बनेंगे और कुछ एसिड एज इट इज रह जाता है सोल्यूशन के अंदर। सो प्रोड्यूसेस ए स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन इज वीक एसिड। लाइक जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं जिनको हम खा भी सकते हैं, कंज्यूम भी कर सकते हैं, दो वीक एसिड्स होते हैं। लाइक एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड CH3COOH, इसको एसिटिक बोलते हैं। अब इसमें देखा जाए डबल एरो लगा है, डबल एरो लगा है, ये पॉइंट कर रहा है, मीन्स ये रिएक्शन आगे की तरफ भी जा रहा है, बैक की तरफ भी जा रहा है। इसका मतलब जो एसिटिक एसिड वो कंप्लीटली आयनाइज नहीं हुआ है, सोल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन भी है, एसिटेट आयन भी है और एसिटिक एसिड भी है, तो पूरी तरह से ब्रेक डाउन एसिड नहीं हुआ है। तो इसकी वजह से, क्योंकि इनके जो हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन लेस होती है, इसी की वजह से वो वीक इलेक्ट्रोलाइट भी होते हैं और उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी बहुत लो होती है। आई होप ये समझ आ गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, विच इज़ द यूज़ ऑफ मिनरल एसिड्स इन इंडस्ट्री। आई डोंट थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्न कर लेना आप। सल्फ्यूरिक एसिड को हम फर्टिलाइजर बनाने के लिए यूज़ करते हैं, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, डिटर्जेंट, एक्सप्लोसिव्स और कार बैटरी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट ये जो सारी जो है सल्फ्यूरिक एसिड का यूज से चाहिए। नेक्स्ट इज योर नाइट्रिक एसिड, भी फर्टिलाइजर बनाने के काम आता है, एक्सप्लोसिव, इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना, ट्राई नाइट्रोटोलुइन। या डाइज और प्लास्टिक में यूज होता है, केवल 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आ जाता है, डैश इज यूज फॉर इन एक्सप्लोसिव्स और डाइज और प्लास्टिक्स। HCl एसिड जो HCl जो है दैट इज यूज फॉर रिमूविंग ऑक्साइड फिल्म फ्रॉम स्टील ऑब्जेक्ट। ठीक है, स्टील को एक ऑब्जेक्ट है, उसमें जो ऊपर जो ऑक्साइड की लेयर बनी होती है उसको रिमूव करने के काम आता है। दिस इज ये यहाँ पे टॉपिक खत्म हो गया है। एक NCERT का क्वेश्चन है, लेट्स डू दिस क्वेश्चन टू। एंड दिस क्वेश्चन सेज इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब A एंड B। HCl इज एडेड, A में HCl डाल दिया जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, दूसरे में एसिटिक डाल दिया जो कि वीक एसिड है। इन विच टेस्ट ट्यूब विद द फिजिंग अकर मोर वाइग्रेसली एंड वाई। नेचुरली फिजिंग का मतलब होता है जब गैस का बनना, तो फिजिंग किस में ज़्यादा होगी? जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा गैस फॉर्म होगी। तो गैस किस में फॉर्म होगी? या हाइड्रोजन आयन किस में फॉर्म होगा? नेचुरली जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो उस Mg प्लस HCl ले लेते हैं हम, तो ये क्या बनाएगा? हाइड्रोजन आयन बनाएगा। तो इसमें हाइड्रोजन, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl सोल्यूशन कंटेन ए मच ग्रेटर अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन इन इट, ड्यू टू विच फिजिंग विल अकर मोर वाइग्रेसली इन टेस्ट ट्यूब A। ठीक है, एंड द फिजिंग ड्यू टू एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस विच इज फॉर्म्ड बाय एक्शन ऑफ एसिड इन मैग्नीशियम एटम। नेचुरली जो एसिटिक एसिड है, वीक एसिड है, हाइड्रोजन आयन कम बनते हैं, तो इसमें फिजिंग कम होगी।
Let's do the next topic of the chapter which is bases. अब बेसिस क्या होते हैं कि those chemical substances which have bitter taste, जिसका बिटर टेस्ट होता है, कड़वे होते हैं खाने में, दैट इज योर बेसिस. दे आर स्लिपरी टू टच. जैसे सोप को टच करते हैं हम, वो स्लिपरी होता है, तो सोप जो होता है बहुत अच्छा बेस होता है. एंड दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू. अब बेसिस आर ऑपोजिट प्रॉपर्टी ऑफ एसिड. एसिड की जो प्रॉपर्टी उससे बिल्कुल ऑपोजिट प्रॉपर्टी बेसिस की होती है. और हमेशा जो बेस होता है वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है. ठीक है. और जितने भी मेटल के ऑक्साइड है, मेटल ने चाहे मेटल के ऑक्साइड जैसे सोडियम ऑक्साइड है, मेटल का कोई भी ऑक्साइड होगा या मेटल का कोई भी हाइड्रोक्साइड होगा, वो दोनों के दोनों बेसिस होंगे. तो नेक्स्ट इज वाटर सॉल्युबल बेसिस एंड एल्कलीज. क्या होता है कि सारे के सारे जो मोस्ट ऑफ द बेसिस दे डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, बट सम बेसिस डू डिजॉल्व इन वाटर. तो जो बेसेस वाटर में सॉल्युबल होते हैं उनको हम एल्कली बोलते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सारे के सारे बेसिस एल्कली होते हैं, नेवर. सारे एल्कली बेसिस जरूर होते हैं. क्वेश्चन उल्टा करके आ सकता है. जैसे हम ले सकते हो, सबसे कॉमन एल्कली आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. दीज आर ऑल एल्कलीज. तो एल्कली कुछ नहीं है, वो बेसिस ही हैं. बेसिस जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं दे आर कॉल्ड एल्कली. एंड मोस्ट कॉमन एल्कली आर सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. दीज आर वेल नोन या कॉमनली यूज्ड बेसिस. नेक्स्ट इज वाई डू ऑल बेसिस हैव इन कॉमन. स्टूडेंट मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ कि कई बार एल्कली लिखा होता है या बेस लिखा होता है तो उसमें कंफ्यूज ही मत होना. इट मीन द सेम थिंग. व्हाट डू ऑल द बेसिस हैव इन कॉमन. एसिड में कॉमन थिंग थी हाइड्रोजन आयन व्हेन एसिड इज डिसॉल्व इन वाटर. अब बेसिस में कॉमन होता हाइड्रो ऑक्साइड आयन, कि जब बेस इज अ सब्सटेंस विच डिसॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन. बच्चे दोनों में एसिड और बेसिस में कॉमन चीज है कि अगर आपको एसिड में हाइड्रोजन आयन चाहिए तो उसको एसिड को वाटर में डिसॉल्व करना पड़ेगा. अगर आपको बेस से हाइड्रोक्साइड आयन चाहिए तो उसको भी वाटर में डिसॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि वाटर ही एक ड्राइविंग फोर्स होती है जो किसी भी एसिड को बेस को डिसोसिएट आयोनाइज कर देता है इन देयर रिस्पेक्टिव आयंस. लाइक दिस इज एल्कली NaOH. बेस ले लो या एल्कली ले लो, वाटर में जैसे ही हमने इसको डाला इट ब्रेक्स अप इनटू सोडियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन. तो ये हाइड्रोक्साइड आयन की वजह से ही सोडियम हाइड्रोक्साइड की नेचर बेसिक हो जाती है. लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है उसको वाटर में डिसॉल्व करना पड़ेगा, ओनली तभी हाइड्रोक्साइड आयन फॉर्म होंगे, तभी ये शो करेगा बेसिक बिहेवियर को. जैसे इसमें कोई भी ले लो आप, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, इसने भी हाइड्रोक्साइड आयन बनाए, AQ लिखा हुआ है इसमें, वाटर में डिसॉल्व किया हुआ है, देखो सॉलिड है ये पहले. मैग्नीशियम ने भी हाइड्रोक्साइड आयन आए, तो इन्हीं की वजह से दे शो बेसिक कैरेक्टर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन in it. The common property of all the alkali or the bases is that they produce hydroxide ion when dissolved in water. अब नेक्स्ट कर लेते हैं कि बेसिस को भी आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. वन इज अ स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेस. तो स्ट्रॉन्ग वर्ड जहां पे आ गया अपने कंप्लीटली आयनाइज लिखना वर्ड. तो बेस विच completely ionize in water thus produce large amount of hydroxide ion, so it is a strong base or strong alkali. तो सबसे strong alkali और base में आता sodium hydroxide and potassium hydroxide. They completely ionize on dissolving in water to produce large amount of hydroxide ion. वीक क्या होते हैं, पार्शली वर्ड यूज करना है, कंप्लीटली नहीं होते, इनकम्प्लीटली आयनाइज होते हैं वाटर में, तो इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड वीक बेस और वीक एल्कली. कॉमन एग्जांपल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आ जाता है इसमें, अमोनियम NH4OH आ जाता है. क्यों ये वीक है, बिकॉज दे डू नॉट आयनाइज कंप्लीटली in water to produce
हाइड्रो ऑक्साइड आयन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द बेसिस, हमने एसिड की प्रॉपर्टी की है, बेसिस की भी कर लेते हैं। बेसिस है बिटर टेस्ट, दे आर सोपी टू टच, जैसे दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सोल्यूशन, वर्ड सोल्यूशन मतलब पानी में डिजोल्व जब तक नहीं करेंगे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए आयंस की जरूरत होती है। सो दे आर ऑल्सो इलेक्ट्रोलाइट्स, means when base is dissolved in water they split up into ions, and due to presence of these ions the solution of all the bases conduct electricity. Bases react with some metal to form hydrogen ion. हमेशा याद रखना जब भी बेस रिएक्ट करेगा किसी भी मेटल के साथ तो उसका हाइड्रोजन गैस जरूर फॉर्म करेगी। और उसका टेस्ट क्या होता है, उसका अगर टेस्ट करना हो तो टेस्ट इज पॉप साउंड टेस्ट। तो ये सोडियम जिंकेट बना, ZnO2 को जिंकेट बोलते हैं, जिंकेट। तो सोडियम लगा दो, सोडियम जिंकेट, Na2 ZnO2 विच इज सोडियम जिंकेट। मीन्स जब भी कोई बेस किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता तो सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है। बट ऑल द मेटल डू नॉट रिएक्ट विद बेसिस टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट। कुछ जो मेटल्स हैं वो रिएक्ट करती हैं बेसिस के साथ और वो हाइड्रोजन गैस फॉर्म कर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस इज बेसिस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जब भी कोई बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है और उस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, जो मैंने एसिड में भी किया है। कोई भी बेस ले लीजिए आप, मोस्ट कॉमनली बेस एल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसको किस भी एसिड में डालिए, चाहे HCl ले लीजिए, सल्फ्यूरिक ले लीजिए, नाइट्रिक ले लीजिए, तो क्या फॉर्म होगा, वाटर। क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में वाटर जरूर फॉर्म होता है, क्यों फॉर्म होता भी करते हैं हम। प्लस उसका सॉल्ट बन जाएगा। इसका सोडियम ले लीजिए फर्स्ट कंपाउंड का, इसका सेकेंड पार्ट लीजिए सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट जो है सॉल्ट बन गया, प्लस पीछे क्या रह गया, वाटर। तो वाटर जरूर फॉर्म होता है, दिस इज काइंड ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अभी जो वाटर की फॉर्मेशन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में कैसे होती है, एज यू नो कि ऑल द एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन, मीन्स इसने क्या प्रोड्यूस किया, हाइड्रोजन आयन। और इसने ऑल द बेसिस क्या होते हैं, दे प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन इन सोल्यूशन। तो ये एसिड का हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन फ्रॉम बेस दे रिएक्ट टू फॉर्म वाटर। तो जो वाटर आया है वो इसी की वजह से आया है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कि बेसिस जो होते हैं दे रिएक्ट विद बेसिस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अब इसमें जहां सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है मीन्स ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। क्यों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, जब बेस के साथ एसिड रिएक्ट करता है तो भी सॉल्ट एंड वाटर बनता है। तो इट मीन्स जो नॉन मेटल ऑक्साइड है जैसे CO2 होता है या SO2 होता है, ये नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं। तो नॉन मेटल ऑक्साइड दे आर एसिडिक इन नेचर, तो सारे एसिडिक होते हैं। तो मीन्स एक बेस जब नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो नॉन मेटल ऑक्साइड बिहेव एज एसिड, तो वो सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा एंड द रिएक्शन इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो दिस इज नॉन मेटल ऑक्साइड ले लिया हमने, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया नॉन मेटल। अगर कार्बन मोनो लेंगे तो वो न्यूट्रल है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड वो होता है एसिडिक। हमने इसमें ले ली कोई बेस ले लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ले लिया, तो इसमें क्या बन गया, वाटर। किस इसने हाइड्रोक्साइड निकाला, इसने हाइड्रोजन आयन निकाला तो वाटर निकल गया। प्लस हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, इसका कैल्शियम और इसका ज्वाइन करके कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। तो जब भी किसी बेस का नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन होगा तो उस रिएक्शन को भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बने कहेंगे एंड उसके प्रोडक्ट हमेशा सॉल्ट एंड वाटर ही बनेंगे। तो लेट्स डू सम ऑफ द यूजेस ऑफ द बेसिस। नंबर 1, नेचुरली सोप बनाने के काम आता है, पेपर, सिंथेटिक फाइबर, रेयन। सेकेंड, स्लेक्ड लाइम को हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो स्लेक्ड लाइम होता है और उससे ब्लीचिंग पाउडर बनता है। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 होता है, ये आगे हम
कंपाउंड में करेंगे इस रिएक्शन को। नेक्स्ट क्या होता है, एंटासिड के लिए यूज होता है। जितना भी हमारा ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है, उसको हम एंटासिड यूज करते हैं टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड विच इज प्रोड्यूस इन आवर स्टमक, जिससे इनडाइजेशन होती है। तो जो एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, HCl प्रोड्यूस होता है स्टमक के अंदर, उसको ये ख़त्म कर देता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, जो कि एंटासिड होता है, मीन्स एक बेस है। ये जो बेस होते हैं वही एंटासिड होते हैं। सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा, ये भी आगे करेंगे हम। वॉशिंग सोडा बनाने के काम आता है, और वॉशिंग सोडा को हम यूज कर देते हैं हार्ड वाटर को सॉफ्टन करने के लिए। हार्ड मीन्स खारा पानी होता है, जितना भी ये कोस्टल एरिया होते हैं, जो समुद्री पानी होता है, सी वाटर होता है, दैट इज हार्ड वाटर। तो उसको सॉफ्टन करने के लिए हम सोडियम कार्बोनेट का यूज करते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बेकिंग सोडा की तरह यूज करा जाता है कुकिंग में, बेकिंग पाउडर भी बोलते हैं हम इसको, और इसको एंटासिड की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो बच्चे ये दोनों लर्न कर लेना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों ही बेस हैं या दोनों ही एंटासिड हैं, जो कि इंडाइजेशन को क्योर करने के लिए यूज होते हैं। प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडा एसिड, फायर एक्सटिंग्विशर भी यूज होता है, जिसे आग को बुझाया जाता है। जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, दे आर ऑफ मेनी टाइप्स। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फायर एक्सटिंग्विशर इज वन ऑफ दोस एक्सटिंग्विशर। पीएच स्केल, नेक्स्ट टॉपिक इज पीएच स्केल, जो कि इम्पोर्टेंट है। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस सोल्यूशन, पीएच स्केल। पीएच स्केल से ही किसी भी एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन की स्ट्रेंथ पता लगाई जाती है। जैसे पता है आपको, वाटर स्लाइटली आयनाइज हो जाता है, हाइड्रोजन आयन बनाता है, हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है। जो प्योर वाटर होता है उसमें कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड की इक्वल होती है, दैट्स वाई वो न्यूट्रल होता है, नीदर एसिडिक नॉर बेसिक। अगर किसी भी सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन है तो सोल्यूशन एसिडिक है, हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा तो दैट सोल्यूशन इज बेसिक। सिंस प्योर वाटर में कॉन्सेंट्रेशन दोनों की सेम है, इक्वल है, दैट्स वाई प्योर वाटर इज नीदर एसिडिक नोर बेसिक, बट इट इज न्यूट्रल। जैसे एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन, अभी किया हमने कि वाटर एसिड जो होते हैं वो वाटर में डिजोल्व होते हैं, हाइड्रोजन आयन बनाते हैं। लेकिन अगर इसी वाटर में और ज़्यादा एसिड डाल दिया जाए तो कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन की वाटर में इंक्रीज हो जाती है। मतलब जो सोल्यूशन एसिड का फॉर्म होगा, इट विल नाउ हैव मोर ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड लेस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। तो जब किसी सोल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है हाइड्रोक्साइड आयन की कंपैरिजन में, तो दैट सोल्यूशन इज कॉल्ड एसिडिक सोल्यूशन। ऑन द अदर हैंड, जो बेसिस होते हैं, दे हैव मोर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, तो बेसिस जो होते हैं हाइड्रोक्साइड उनके अंदर ज़्यादा होते हैं। तो जब भी हम बेस को ऐड करते हैं वाटर में तो कंसंट्रेशन जो हाइड्रोक्साइड आयन की बढ़ जाती है। तो इसीलिए कि नाउ इस बेसिक सोल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है हाइड्रोजन आयन की वजह से की कंपैरिजन में, सो दिस सोल्यूशन बिहेव एज बेसिक सोल्यूशन। तो कोई भी सोल्यूशन एसिडिक क्यों होता, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है। बेसिक क्यों होता, हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है। अब ये क्वेश्चन आता है कि क्या एसिडिक सोल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयंस नहीं है, दे डू हैव हाइड्रोक्साइड आयन, बट उसमें हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होंगे, और बेस में हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा होंगे एज कंपैरेटिव टू हाइड्रोजन आयन। तो नेक्स्ट आता है कि इन 1909 में सोरेनसन ने एक स्केल डिवाइस किया जिसका नाम था पीएच स्केल। इस स्केल के अंदर किसी भी एसिडिक सोल्यूशन एज वेल बेसिक सोल्यूशन की स्ट्रेंथ को पता लगा सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं,
और इसको रिप्रेजेंट करा जाता है बाय मेकिंग यूज ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन हिन। अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ बतानी है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक है, या बेस की पता लगानी है कि स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है, तो सबसे पहले उसमें देखा था कि हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। उसमें चाहे बेसिक सोल्यूशन और एसिडिक, दोनों में हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन चेक करी जाती है और ये स्केल बनाया जाता है ऑन नंबर 0 to 14। तो जितना भी पीएच स्केल जो होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। मींस जिस सोल्यूशन में हाइड्रोजन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उसका पीएच स्केल पे नंबर उतना ही कम होगा, और जितना अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन लेस होगी तो पीएच स्केल उतना ही बड़ा होगा। स्टूडेंट, दिस इज आवर पीएच स्केल। पीएच स्केल एज यू कैन से पीएच शो किया था 0 से लेकर 14 तक शो किया गया है, और जो 7 है पीएच, जिसकी पीएच वैल्यू 7 है वो सोल्यूशन न्यूट्रल कंसीडर करा जाता है, इसे प्योर वाटर है। अब जितना भी पीएच स्केल 7 से नीचे होगा, 0 से लेकर लेस देन 7, वो सारे के सारे एसिडिक होंगे। तो पीएच वैल्यू ये एसिड 0 से लेकर 7 तक हमारी वैल्यू है एसिड्स के लिए, और जितनी वैल्यू छोटी होगी मींस 0 1 2 3 तक, 0 1 3 दे आर कंसिडर स्ट्रॉन्ग एसिड। मीन्स जितनी पीएच वैल्यू कम होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। जितनी 4 5 6 तक जाएगा वो वीक एसिड हो जाएगा। मीन्स जितना स्ट्रॉन्ग एसिड उतनी ही पीएच वैल्यू कम। नेक्स्ट कम टू द अदर साइड, यहाँ से लेकर 8 से लेकर 14 तक दे आर ऑल बेसिस, दीज आर पीएच वैल्यूज फॉर ऑल द बेसिस और एल्कली। तो इसमें 8 से लेकर 11 तक या 10 तक, ये 7 से लेकर 10 तक दे आर कंसीडर वीक बेस, एंड 11 से लेकर 14 दे आर स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एल्कली। तो इसमें आप दे सकते हो क्योंकि पीएच स्केल बना है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन द सोल्यूशन। जैसे 7 से नीचे जिसकी पीएच वैल्यू होगी तो उसका एसिडिक नेचर होगा। एसिडिक नेचर है मतलब उसकी कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोजन की ज़्यादा होगी। जितना स्ट्रॉन्ग एसिड उसके अंदर उतनी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा, उसकी पीएच स्केल भी उतना ही छोटा। अब नेक्स्ट बेसिस में क्या आता है, क्योंकि हमने पीएच स्केल हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पे लिया जाता है तो बेसिस के अंदर हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन कम होती है लेकिन हाइड्रोजन आयन की कम होती है। तो इसीलिए जो वीक बेस है उसमें 7 से लेकर 10 तक वीक बेस कंसीडर करे जाते हैं। इसका मतलब बेसिस में जितनी वैल्यू कम होगी वो उतना ही वीक बेस होगा, जितनी पीएच की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो। मीन्स इसमें इंक्रीजिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है। अगर आप पीएच ले लिए, एक 9 ले लीजिए, एक 11 ले लीजिए, आपको पूछा जाएगा विच इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। नेचुरली जिसकी वैल्यू छोटी होगी बेस में उसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन उतनी ही कम होगी, मीन्स हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन कम होगी तो वो उतना ही वीक बेस होगा। और ऑन द अदर एसिड में उल्टा होता है, जितनी वैल्यू जो है वो छोटी होगी उतना स्ट्रॉन्ग एसिड है, जितनी बेसिस में जितनी वैल्यू बड़ी होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं और इसके ऊपर कुछ हम थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे है द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस इज मेजर्ड ऑन द स्केल ऑफ नंबर कॉल्ड द पीएच स्केल। पीएच स्केल वैल्यू 0 to 14 है, कोई यूनिट नहीं होता इसका। जो न्यूट्रल सब्सटेंसेस है उनकी पीएच 7 होती है जिसमें प्योर वाटर आ जाता है, और ये लिटमस पेपर अगर इसमें डालेंगे तो उसका कलर चेंज नहीं होगा क्योंकि जिसकी पीएच 7 होगी वैल्यू वो न्यूट्रल होगा। नेक्स्ट इज एसिड्स। एसिड्स ले लेते हैं, जितनी वैल्यू जो वैल्यू 7 से कम है उसको एसिड बोलेंगे हम, उसको एसिड बोलेंगे। और दूसरा क्या होता है, मोर एसिडिक सोल्यूशन इज लोअर इज द पीएच वैल्यू। जितना एसिडिक सोल्यूशन एसिडिक ज़्यादा होगा उसकी पीएच वैल्यू उतनी ही कम होगी। लोअर द पीएच वैल्यू स्ट्रॉन्गर इज द एसिड। मीन्स
अगर आपको स्ट्रॉन्ग एसिड लेना है तो उसकी पीएच वैल्यू कम करनी पड़ेगी, जैसे 0 1 2 3 तक वैल्यू जो बहुत कम है उनको स्ट्रॉन्ग एसिड कंसीडर करा जाता है, वेयर एज 5 6 7 तक उनको वीक बेस कंसीडर करा जाता है। नेक्स्ट इज बेसिस। पीएच वैल्यू मोर देन 7 को हम बोलते हैं बेसिस। और बेसिस के अंदर क्या होता है, जितना बेसिक होगा सोल्यूशन उसकी पीएच वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। मींस एसिड और बेसिस में बिल्कुल उल्टा है। एसिड में जितनी वैल्यू छोटी थी उतना स्ट्रॉन्ग एसिड है, वेयर एज बेसिस में जितनी वैल्यू बड़ी होगी उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा। वो हाइयर द वैल्यू स्ट्रॉन्गर द बेस, स्ट्रॉन्गर द बेस। तो दिस इज द कॉमन पीएच स्केल वैल्यू 0 to 14। तो 7 पीएच पे न्यूट्रल है, लेस देन 7 पे एसिड है, मोर देन 7 पे बेस है। तो आई थिंक आपको समझ आ गया। जैसे इसमें चार्ट में दे रखा है कुछ, ये आपको लर्न करना है बच्चे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि आपको कुछ ब्लड जो होता है हमारा ऑलमोस्ट न्यूट्रल होता है, हमारा स्लाइबा खाना खाने से पहले थोड़ा सा बेसिक होता है, खाना खाने के बाद एसिडिक हो जाता है। मिल्क और मैग्नीशिया बेस होता है नेचुरली, ये इसकी वैल्यू 7 से ज़्यादा होगी। प्योर वाटर 7 होता है। मिल्क जो होता है लिटिल थोड़ा सा वेरी वीक एसिड है ये। कोल्ड ड्रिंक लेमन होता है, एसिडिक होता है नेचुरली। लेमन जो होता है हमारे गैस्ट्रिक जूस, हमारे स्टमक में पीएच पूछी जाती है 1.4, जो कि बहुत एसिडिक होता है क्योंकि HCl उसमें बहुत प्रेजेंट होता है। तो ये आपको सारे लर्न करने हैं। लेट्स डू यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर लाइक जो हमारे जितने भी कॉमन इंडिकेटर होते हैं, लिटमस हो गया, फिनोल्थलीन हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया, दे टेल अस वेदर जो गिवन सब्सटेंस है वो एसिड है बेस है। जैसे ये बताएंगे कि वो सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, लेकिन वो ये नहीं बताते वेदर द गिवन सब्सटेंस इज स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। वो किसी भी सोल्यूशन की उसकी स्ट्रेंथ नहीं बताते हैं। तो मीन्स कॉमन इंडिकेटर कैन नॉट टेल द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेसिस। जैसे लिटमस होता है, दे कैन टेल कि सल्फ्यूरिक एसिड एक एसिड है, विनेगर भी एसिड है। तो लेकिन ये नहीं बताता है कि सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, विनेगर एक वीक एसिड है। तो जो अगर हमें मेजर करनी है द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस सोल्यूशन, तो वी हैव टू यूज द स्पेशल टाइप ऑफ इंडिकेटर विच इज यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या बताता है, द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड सोल्यूशन और बेस सोल्यूशन, जो कि दूसरे कॉमन इंडिकेटर नहीं बताते हैं। तो ये कई बार इसका डेफिनेशन भी आ जाती है एग्ज़ाम में। तो ये जो कॉमन मेथड ऑफ मेजरिंग पीएच ऑफ सोल्यूशन इन द लेबोरेटरीज टू यूज यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो कोई भी सोल्यूशन है उसके पीएच को मेजर करना है कि पीएच कितनी है, 7 है, 7 से कम है, 7 से 8 है, वो 7 से ज़्यादा है। ये तो कोई भी कॉमन इंडिकेटर भी बता देगा, लेकिन इसमें ये बताएगा पीएच के हिसाब से। अगर पीएच 0 है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो मीन्स नटशेल में बोला जाए कि यूनिवर्सल इंडिकेटर स्ट्रेंथ बताता, द स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ बेसिसिटी। तो ये डेफिनेशन इसकी ये है, यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी डिफरेंट इंडिकेटर और डाइज which give different color at different pH value of entire pH scale। तो pH स्केल के ऊपर जितनी भी डिफरेंट pH की वैल्यू है उसके हिसाब से हर pH वैल्यू के ऊपर वो डिफरेंट कलर देता है। आपको पता pH जो होता है किसी भी सोल्यूशन का डिपेंड करता है ऑन द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो मीन्स यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन्स इन द सोल्यूशंस। ठीक है, जब भी कोई एसिड या बेस सोल्यूशन यूनिवर्सल इंडिकेटर के ऊपर डाला जाता है तो इंडिकेटर प्रोड्यूसेस अ न्यू कलर। तो ये जो कलर जो इंडिकेटर प्रोड्यूस करता है इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द पीएच वैल्यू ऑफ एसिड और बेस सोल्यूशन बाय मैचिंग द कलर विद द कलर ऑन द पीएच कलर चार्ट। ये देखो पीएच कलर चार्ट है, ये कलर चार्ट है जो तुम्हारा अगर पीएच अगर डार्क रेड कलर है, डार्क रेड कलर है तो पीएच 0 है, रेड है 1 है, 2 है,
फिर ऑरेंज रेड आ जाता है 3 पे, ऑरेंज आता 4 पे, ऑरेंज येलो 5, ग्रीनिश येलो 6 एंड 7 जो है अगर ग्रीन कलर इंडिकेटर देता है इट मीन्स द गिवन सोल्यूशन इज न्यूट्रल, इट इज नीदर एसिडिक नॉर बेसिक। देन ग्रीनिश ब्लू, ब्लू, नेवी ब्लू, पर्पल, डार्क पर्पल, वायलट, वायलट। 13 और 14 जब भी वायलट कलर आएगा तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, जब डार्क रेड कलर आएगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो ये आपका कलर चार्ट है, ये देखिए इसके ऊपर ये बना हुआ डार्क रेड से लेकर वायलेट पे। अगर डार्क रेड कलर है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर वायलेट है तो दैट इज स्ट्रॉन्ग बेस, ग्रीन के ऊपर तुम्हारा न्यूट्रल है तो न्यूट्रल है। इट मीन्स जस्ट लाइक लिटमस पेपर की यूनिवर्सल इंडिकेटर कैन आल्सो बी यूज्ड आइदर इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ इंडिकेटर पेपर। जैसे हम लिटमस में यूज़ करते हैं हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको यूज़ करने का क्या तरीका है कि कोई भी जिस सोल्यूशन को आपने टेस्ट करना है उसकी जो स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिटी और बेसिसिटी आपको मेजर करनी है तो उसकी ड्रॉप लीजिए और उसकी ड्रॉप ये इंडिकेटर है इसके ऊपर डाल दीजिए। तो इंडिकेटर ऊपर डालिए, पेपर अगर टर्न करता है वो पर्टिकुलर स्पेस जहाँ पे ड्रॉप गिरी है, अगर वो डार्क रेड है तो पीएच 0 होती है, तो हेंस इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ऑन द अदर हैंड अगर ऑरेंज कलर प्रोड्यूस करता है तो पीएच विल बी अराउंड 4 एंड इट विल बी वीक एसिड। तो देर आर डिफरेंट कलर्स होते हैं विच प्रोड्यूस विद डिफरेंट बेसिक सोल्यूशन के साथ। जैसे आपको पता है कि जितने भी वीक बेस होते हैं दे प्रोड्यूस ब्लू कलर एंड वेयर एज हाईली बेसिक सोल्यूशन होती है वायलेट कलर देते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर के। ग्रीन कलर आता है देन इट मीन्स इट इज अ न्यूट्रल। जैसे वाटर, प्योर वाटर जो होता है, डिस्टिल वाटर होता है, वो ग्रीन कलर का होता है, वो क्या करता है, न्यूट्रल होता है। तो ये आपको कलर याद करने पड़ेंगे, डेफिनेशन भी आती है। जैसे इसमें क्वेश्चन कर लेते हैं कि यू हैव टू सोल्यूशन ए और बी, ए का पीएच 6 है, ए का पीएच 8 है। तो इसने कहा कि इसमें मोर हाइड्रोजन कंसंट्रेशन होगी, तो हाइड्रोजन कंसंट्रेशन एसिडिक में ज़्यादा होती है, तो इसमें एसिडिक जिसकी पीएच कम होती है वो एसिडिक होता है। तो पीएच 6 वाले में क्योंकि एसिड है इसमें हाइड्रोजन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। विच इज सोल्यूशन इज एसिडिक एंड विच आर बेसिक, नेचुरली पीएच 6 वाला जो होता है एसिडिक होता है, पीएच 8 वाला बेसिक होगा। नेक्स्ट इज सोल्यूशन 5ABCD व्हेन टेस्टेड विद यूनिवर्सल इंडिकेटर शो द पीएच इतनी इतनी। विच सोल्यूशन इज न्यूट्रल, तो न्यूट्रल कौन सा होता है जिसकी पीएच 7 होती है। स्ट्रांगली एल्कलाइन जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी वो स्ट्रांगली एल्कलाइन होगा तो 11 हो गया। स्ट्रांगली एसिडिक, तो स्ट्रांगली एसिडिक वो होता है जिसकी वैल्यू जितनी कम होगी, जैसे 1 जो हो गया वो स्ट्रांगली एसिडिक होगा। वीक एसिड क्या होगा जिसकी वैल्यू 7 के पास में होगी, तो 7 के पास में कौन सी है, दैट इज 4। एंड द वीकली एल्कलाइन दैट इज 9। तो इसमें क्या हो गया तुम्हारा, दो pH 7 है वो न्यूट्रल है, pH 11 एल्कलाइन है, pH 1 स्ट्रांगली एसिडिक है, pH 4 वीकली एसिडिक है, वीकली एल्कलाइन 9 वाला है। तो इसमें किसमें सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन कंसंट्रेशन किसमें मिनिमम होगी, जिसकी वैल्यू जितनी हाई होगी। तो इसमें हाईएस्ट वैल्यू 11 है, 11 में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन सबसे कम होगी, उसमें हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, क्योंकि पीएच जो होता है दैट इज बेस्ड ऑन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, तो हम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को ही कंसीडर करेंगे। एंड किस में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगी जिसकी पीएच वैल्यू सबसे कम है, दैट इज 1। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डे टू डे लाइफ। पीएच को हम डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे माउथ में एक पर्टिकुलर पीएच होती है, स्टमक में अलग पीएच होती है, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, एनिमल के सर्वाइवल के लिए एक पीएच वैल्यू की ज़रूरत होती है। जैसे इंसेक्ट होते हैं उनके स्टिंग करने पे कुछ हमारे अंदर एसिड चला जाता है, ठीक है, तो इनमें हम कुछ पीएच वैल्यू अपने डे टू डे लाइफ में करते हैं। फर्स्ट इज पीएच इन आर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आपको पता है हमारे स्टमक में HCl रिलीज होता है, उसकी वजह से पीएच वैल्यू स्टमक की 1.4 होती है, आपको लर्न करनी है। अब क्वेश्चन आता है ये जो HCl है हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है स्टमक को, हाँ बिल्कुल नहीं करता, लेकिन जब एक्सेस में प्रोड्यूस हो जाता है स्टमक के बिकॉज ऑफ ओवर ईटिंग
तो एक्सेस एसिड जो होता है वो इंडाइजेशन कॉज करता है, पेट में दर्द होती है, इरिटेशन होती है। तो ये जो इनडाइजेशन जो हो जाती है स्टमक में, उसको क्योर करना ज़रूरी होता है, एंड जस्ट टू गेट रिड ऑफ दिस पेन एंड इरिटेशन। तो क्योंकि ये एसिड है, इसको अगर हमने न्यूट्रलाइज करना है तो हमें कोई ना कोई वेस यूज़ करना पड़ेगा, या एंटासिड यूज़ करना पड़ेगा, एंटी एसिड यूज़ करना पड़ेगा। आपको पता है कि हमारे पास दो तरह के एंटासिड होते हैं। नंबर 1 इज़ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। सेकंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये दोनों ही बहुत अच्छे एंटासिड होते हैं, आपको लर्न करने बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है। लेट्स डू द सेकेंड यूसेज ऑफ पीएच स्केल। तो पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। तो हमारे जो दांत में दर्द होती है, कीड़ा लग जाता है, टूथ डिके हो जाता है, उसके पीएच में जब माउथ के अंदर पीएच में चेंज आ जाती है तो उसकी वजह से होता है कि हमारे माउथ के अंदर हमेशा बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। अब हमने कोई भी फूड खाया विच कंटेन्स शुगर, है ना, कोई मीठी चीज़ खा ली, तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, उस शुगर को कन्वर्ट कर देते हैं एसिड्स में। उस एसिड का नाम है लैक्टिक एसिड। तो इससे, क्योंकि ये एसिड बनता है, इससे पीएच वैल्यू कम हो जाती है, लो डाउन कर देता है पीएच वैल्यू ऑफ द माउथ। तो इसमें जो टूथ डिके है स्टार्ट हो जाता है जब पीएच जो होती है, एसिड फॉर्म होती है जो माउथ की, फॉल कर जाती है बिलो 5.5। जब 5.5 के नीचे चली जाती है हमारी पीएच वैल्यू ऑफ द माउथ, तो क्या होता है, जो एसिड होता है, जो लैक्टिक एसिड है, वो हमारे जो टूथ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हार्डेस्ट पार्ट होता है इनेमल, उसको अटैक करेगा, उसको क्रोड करेगा, उसको खा जाएगा। तो इसको हम टूथ डिके बोलते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, जो टूथ एनेमल होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, जो कि हार्डेस्ट सब्सटेंस है। अगर ये क्रोड होना स्टार्ट हो जाता है तो देयर इज समथिंग टू बी वरीड अबाउट। तो अब क्वेश्चन आता है कि इसको प्रिवेंट कैसे करना टूथ डिके को। तो इसमें क्या करना है कि हर खाना खाने के बाद यू शुड क्लीन योर माउथ थॉरली, या यू शुड रिंस योर माउथ विद लॉट ऑफ क्लीन वाटर। क्योंकि जो या हम जब टूथब्रश करते हैं, टूथब्रश मैंने आपको बताया ये एक बेस होता है, और माउथ के अंदर जो एसिड प्रोड्यूस हुआ लैक्टिक एसिड, उसको वो न्यूट्रलाइज कर देगा। न्यूट्रलाइज करके अब टूथपेस्ट की पीएच वैल्यू 8 होती है। 8 होती मीन्स ये वीक बेस होता है, माइल्ड बेस होता है। तो टूथपेस्ट जो होता है, बीइंग बेसिक इन नेचर, used to clean the mouth, and it neutralizes excess acid which is produced in mouth when a bacteria react with sugar। तो इससे क्या होता है कि टूथ डिके जो होता है बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हम टूथपेस्ट कर लेंगे, टूथब्रश कर लेंगे, तो टूथपेस्ट क्या होता है, एक माइल्ड बेस होता है। तो इनेबल को देखो कैसे तोड़ा इसने, लैक्टिक एसिड ने, तो इसीलिए ये यूज़ होता है। एंड थर्ड इज योर प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सेंसिटिव टू पीएच चेंजेस। जो प्लांट और एनिमल्स होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए पीएच के लिए सेंसिटिव होते हैं कि पर्टिकुलर पीएच के लिए वो प्लांट ग्रो करता है। जैसे सॉइल पीएच एंड प्लांट ग्रोथ। अब जो सॉइल होती है, मोस्ट ऑफ द प्लांट, मैक्सिमम जो प्लांट्स होते हैं वो ऐसी सॉइल में ग्रो करते हैं जिसकी पीएच क्लोज टू 7 होती है, क्लोज टू 7 पॉइंट कुछ होगी, 6 पॉइंट कुछ होगी, उसमें ग्रो करते हैं। अगर सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक या बेसिक हो जाती है तो प्लांट ग्रो नहीं करेंगे, बैडली ग्रो करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि सॉइल की पीएच जो होती है वो चेंज क्यों हो जाती है, हम फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, हम केमिकल यूज़ करते हैं फील्ड में। तो इसमें क्या होता है, जब पीएच ऑफ एसिडिक सॉइल जो होती है, जो 4 से कम आ जाती है, या बेसिक सॉइल 8.3 से ज़्यादा हो जाती है, देन हम क्या करते हैं कि तब हम केमिकल यूज़ करते हैं टू एडजस्ट द पीएच एंड मेक इट वेरी अप्रोप्रिएट फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। मोस्ट ऑफन क्या होता है, मोस्ट ऑफ द जो सॉइल होती है वो ऑफन द फील्ड में टू एसिडिक हो जाती है। टू एसिडिक मतलब उसकी पीएच जो होती है लो हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि ये सॉइल एसिडिक ज़्यादा हो गई है, नेचुरली इसको एसिडिटी को ख़त्म करना है, हमें कोई बेस यूज़ करना पड़ेगा। तो बच्चे, हम सॉइल के अंदर जो बेस यूज़ करते हैं वो क्विक लाइम होता है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड और स्लेक्ट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
तो ये क्वेश्चन 1 मार्क में आ जाता है। या थर्ड इज कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम कैल्शियम के ऑक्साइड यूज कर लो, हाइड्रोक्साइड यूज कर लो, कार्बोनेट यूज कर लो, तीनों के तीनों बेस होते हैं और ये सॉइल की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और उसको इट रिड्यूसेस द एसिडिटी ऑफ द सॉइल एंड इसीलिए हम उससे प्लांट जो है अच्छी तरह से ग्रो कर जाते हैं। जो मीन्स प्लांट जो होते हैं दे शुड ऐड लाइम, लाइम मतलब स्लेक्ट लाइम और द चॉक इन हिज फील्ड व्हेन द सॉइल इज टू एसिडिक, तो इसीलिए ताकि उसको सूटेबल बनाने के लिए। नेक्स्ट इज पीएच, पीएच चेंज एंड सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स। पीएच चेंज एंड सर्वाइवल ऑफ द एनिमल्स, एनिमल को सर्वाइव करने के लिए एक पर्टिकुलर पीएच वैल्यू चाहिए। पीएच बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इन द सर्वाइवल ऑफ द एनिमल्स। ह्यूमन बीइंग ले लो, जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर 7 से लेकर 7.8 पीएच के ऊपर हमारी बॉडी अच्छी तरह से परफॉर्म करती है। अगर पीएच इससे डिस्टर्ब हो जाती है, आइदर इससे ज़्यादा हो जाती है और कम हो जाती है, देन हमारे को बहुत सारी एलिमेंट्स होती हैं। जैसे आप एक्वेटिक एनिमल फिश के बारे में एक एग्जांपल ले सकते हैं। वो सर्वाइव करती हैं कि लेक या रिवर के अंदर विद इन नैरो पीएच चेंज होती है। तो जैसे हम कहते हैं कि रेन वाटर होता है, रेन वाटर को एसिड रेन भी बोलते हैं, कई बार एसिड रेन तब बोलते हैं जब उसकी पीएच वैल्यू 5.6 हो जाती है। जो प्योर वाटर होता है दैट इज 7 होती है उसकी पीएच वैल्यू। अगर उसमें एसिड डल गया विच इज एसिडिक रेन या एसिड रेन डल जाती है उसमें, तो उसकी वैल्यू जो होती है 5.6 पे आ जाती है विच इज एसिडिक, विच मेक द लेक वाटर एसिडिक। तो ये टू मच जो रेन होती है वो इट लोअर डाउन द पीएच वैल्यू ऑफ द रिवर और द लेक वाटर। तो इसको मतलब रिवर वाटर को या लेक वाटर को बहुत एसिडिक बना देते हैं एंड विच बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर द एक्वेटिक एनिमल्स टू सर्वाइव। तो हाई एसिडिक एसिडिटी और लेक वाटर रिवर वाटर इन एनिमल्स को मार भी सकता है। तो क्योंकि ये लेक वाटर का पानी जो है दैट बिकम्स मोर वेरी एसिडिक, तो उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें कोई बेस की ज़रूरत होगी, तो आप कैल्शियम कार्बोनेट इसमें ऐड कर सकते हो। कैल्शियम कार्बोनेट मैंने पहले बताया कि कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, आप इन चीज़ों को आप सॉइल में भी डाल सकते हैं पीएच को बैलेंस करने के लिए। आप इसको वाटर में भी डाल सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को, इसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ताकि कि फिशेज जो होती हैं मरे ना, ख़त्म ना हो। ये देखिए फिशेस, फिशेस हैव बीन किल्ड, कितने सारी फिशेस जो है मर गई हैं क्योंकि एसिडिक हो गया बहुत ज़्यादा लेक का पानी। नेक्स्ट क्या आता है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट थ्रू केमिकल वॉरफेयर। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे एक ऐसे एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए जस्ट टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम देयर एनिमीज, वो एनिमीज के बॉडी के अंदर बहुत ही पेनफुल और इरिटेटिंग एसिड या बेस इंजेक्ट कर देते हैं। जैसे आपको पता है कि हनी बी होती है, मधुमक्खी जो होती है वो स्टिंग करती है, तो एक एसिडिक लिक्विड डाल देती है हमारी बॉडी के अंदर, जिससे हमें बहुत पेन होती है। अगर बी स्टिंग अ पर्सन, तो अगर क्योंकि इसने एसिडिक लिक्विड हमारे इंजेक्ट करा हमारे ब्लड के अंदर, स्किन के अंदर, तो उसके ऊपर अगर बेकिंग सोडा मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि बहुत ही अच्छा एंटासिड है, अगर उस स्पॉट के ऊपर अगर रब कर दिया जाए बेकिंग सोडा सोल्यूशन ऑन द स्टंग एरिया ऑफ द स्किन, देन इट गिव्स रिलीफ टू द पर्सन। अब क्या होता है कि बेकिंग सोडा क्योंकि बेसिक है, बीइंग बेसिक इन नेचर, इट न्यूट्रलाइज द एसिडिक सोल्यूशन विच इज इंजेक्टेड बाय द बी स्टिंग एंड कैंसल इट्स इफेक्ट। जैसे जो वास्प, जो येलो कलर की वास्प होती है वो स्टिंग करती है, तो वो एल्कलाइन सोल्यूशन हमारे स्किन में इंजेक्ट करती है। जो हनी बी है वो एसिडिक लिक्विड इंजेक्ट करती है, वेरेज जो वास्प स्टिंग करती है तो उसमें एल्कलाइन लिक्विड जो है हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करा जाता है। तो नेचुरली इसने एक बेस डाला हमारे स्किन के अंदर, जिससे हमें पेन होती है, दर्द होती है, तो उसके हमें कोई माइल्ड सा एसिड रब करना पड़ेगा। माइल्ड एसिड कोई भी ऑर्गेनिक एसिड ले लीजिए, विनेगर ले लीजिए, एप्पल साइडर विनेगर ले लीजिए और स्टंग एरिया के ऊपर रब कर दीजिए, गेट रिलीव फ्रॉम द पेन। तो जैसे एंट है, जो कीड़ी होती है जिसको हम कीड़ी बोलते हैं, एंट स्टिंग जो होती है,
वो मीथानोइक एसिड करती है। मीथानोइक एसिड को ऐसे लिखते हैं SCOOH। मीथानोइक एसिड जो है इंजेक्ट करती है हमारे स्किन में, जिससे क्योंकि ये एसिडिक है नेचर में, तो इसको न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे? अगेन बाय रबिंग अ माइल्ड बेस लाइक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच इज बेकिंग सोडा ऑन द अफेक्टेड एरिया, और आपको इससे रिलीफ मिल जाती है। नेक्स्ट आता है, कुछ प्लांट्स भी पीछे नहीं है। प्लांट्स भी अपनी प्रोटेक्शन के लिए स्टिंग करते हैं। लाइक यू कैन सी दिस दिस पिक्चर ऑफ नेटल प्लांट, जिसको पता नहीं छुई मुई बोलते हैं। एंड नेटल प्लांट लीव्स जो होते हैं इंजेक्ट करते हैं मीथानोइक, एंड की स्टिंग भी मीथानोइक एसिड इंजेक्ट करती है, एंड नेटल प्लांट के लीव्स भी मीथानोइक एसिड इंजेक्ट करते हैं। तभी इन इन प्लांट्स को, इनके प्लांट्स के लीव्स को यू कांट टच विद योर हैंड्स और बेयर हैंड्स, आपको कोई ना कोई टूल यूज करना पड़ता है इनको उठाने के लिए। तो जैसे नेटल एक वाइल्ड हर्बेशियस प्लांट है, जंगल में उगता है ये। इसके स्टिंगिंग हेयर है, ये देखो स्टिंगिंग हेयर दिख रहे हैं आपको। जब भी व्हेन द पर्सन हैपन टू टच द लीव्स ऑफ दिस प्लांट एक्सीडेंटली, जिसको पता होता है वो टच नहीं करते, देन ए स्टिंगिंग हेयर जो होते हैं दे इंजेक्ट मीथानोइक एसिड इनटू द स्किन ऑफ द पर्सन, और इससे क्या हो जाता है, उसको बर्निंग पेन होती है। तो क्योंकि नेटल स्टिंग जो है बीइंग एसिडिक in नेचर कैन बी न्यूट्रलाइज बाय रबिंग बेकिंग सोडा ऑन द स्किन। तो इसका मतलब जो है इवन नेचर जो होती है इट सेल्फ प्रोवाइड्स रेमेडी फॉर द नेटल स्टिंग इन द फॉर्म ऑफ डॉग प्लांट। डॉग प्लांट होता है जिसको डॉग प्लांट को जो रिकॉग्नाइज कर सकता है वो भी इसके ऊपर रब कर सकता है।